फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, पॉलिटी की घटना चक्र। ये आपको हेल्पफुल करेगी RO के एग्ज़ाम के लिए, UPPCS 2024 के लिए और UPSSC पेट के लिए। इस सीरीज़ में हम लोग घटना चक्र के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और ल्यूसेंट का भी वैल्यू एडिशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में घटना चक्र का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो भागों में देख सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो कि 1773 से 1853 तक था, और दूसरा ब्रिटिश शासन के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक था। ठीक, तो इस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो अधिनियम पारित हुए थे उसको। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में जीत मिली थी कंपनी को, और जीत के साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, जिससे कंपनी को व्यापार के साथ साथ शासन का भी अधिकार मिल गया, जिस कारण कंपनी के कर्मचारी बहुत अधिक भ्रष्ट हो गए तथा व्यापार का सारा लाभ खुद लेने लगे, जिससे कंपनी दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गई। और कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए ही तथा ब्रिटिश कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। इनमें सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट में हम देखेंगे, इस एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। कौन कौन थे इसमें? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बर्वेल और मानसन। ठीक, गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक दोनों शासन का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी जैसे मद्रास और बॉम्बे, तो उसके भी कुछ मामले बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इसी एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, और अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। ठीक, इसके अलावा जिस चीज़ के लिए ये एक्ट आया था, कंपनी के कर्मचारी, तो कंपनी के कर्मचारियों के लिए क्या किया गया कि उनके निजी व्यापार पर, उपहार लेने पर, इन सब चीज़ों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सभी प्रावधान नियंत्रण और संतुलन पर आधारित थे। ठीक है, अब दूसरा एक्ट 1773 के एक्ट की समीक्षा करने के बाद दूसरा एक्ट आया 1784। इसमें क्या किया गया? इसमें दोहरे प्रशासन को शुरू किया गया। दोहरे प्रशासन का मतलब 2 बॉडी बनाई गई। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 कमिश्नर थे। ये कहाँ बैठते थे? लंदन में बैठते थे। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी, और इनका कार्य था कि ये कंपनी के राजनीतिक मामले को देखता था। ठीक, दूसरी बॉडी जो थी वो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखते थे और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति भी यही करते थे। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें कि इसमें मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक, अभी हमने ऊपर क्या देखा? हमने देखा था कि कुछ मामले गवर्नर जनरल को दिए गए थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में सारा का सारा मामला गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक भारत में कंपनी ने जितने प्रदेशों को अधिकृत किया था, उन सारे प्रदेशों को अब ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया, न कि कंपनी अधिकृत प्रदेश। तो उन सारे अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नाम दिया गया ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश। ठीक है, लास्ट है कि भारत में अंग्रेज़ अधिकारियों पर मुकदमा के लिए लंदन में एक कोड बनाया गया। ठीक है, लंदन में एक कोड बनाया गया, और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक कौन होता था? मुख्य सेनापति होता था। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1783 का अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें ये प्रावधान थे कि ये जो गवर्नर जनरल है ये मुख्य सेनापति होगा।
ठीक, अभी हमने ऊपर देखा कि परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 की गई थी और उसमें एक मुख्य सेनापति होता था, लेकिन अब ये मुख्य सेनापति का पद किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। ठीक, फिर गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं था, कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर गवर्नर जनरल चाहे तो परिषद के निर्णयों को ना मान के वो खुद के निर्णय को लागू कर सकता था। तो बस 1786 में 2 अधिनियम हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें भी 2 प्रावधान हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं? पहला प्रावधान है कि कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और जो नियंत्रण बोर्ड थे जिसमें 6 सदस्य थे, उनके सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें 2 प्रावधान थे। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे। तो पहला प्रावधान क्या था कि जो कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब कि ब्रिटिश की और कोई कंपनी यहाँ के व्यापार नहीं कर सकती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ जो अफीम का व्यापार था और जो चाय का व्यापार था, उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा सभी अंग्रेज़ी व्यापारियों को भारत में व्यापार की छूट दे दी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की भी अनुमति दे दी गई थी। तो ये थे 1813 का चार्टर अधिनियम का इम्पॉर्टेंट प्रावधान। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें जो देश की शासन प्रणाली थी उसका पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या किया गया? सबसे पहले तो जो कंपनी को 20 वर्ष का अधिकार दिया गया था ना, बढ़ाया गया था व्यापारिक अधिकार, अब उसके व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन कर सकती थी। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार उसका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कैसे किया गया कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जितनी प्रेसिडेंसीज थी, जितने अधिकृत प्रदेश थे, सबका गवर्नर जनरल एक ही होगा। और वो कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और पूरे भारत का कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, फिर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और जितने भी अधिकृत प्रदेश थे उन सबको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि गवर्नर जनरल की परिषद में 3 लोग थे। ठीक है, 1773 में था कि 4 लोग होंगे, 1784 में 4 से घटा के 3 कर दिया गया, 1833 में फिर से 4 कर दिया गया। ठीक है, और ये कहा गया कि जो चौथा सदस्य होगा वो विधि विशेषज्ञ होगा, और ये चौथा सदस्य कौन था? मैकाले। ठीक, तो मैकाले जब आया तो उसने क्या किया कि जितनी भारतीय विधि थी, जितने कानून थे, उन सबको एक जगह संहिताबद्ध किया। ठीक, एक जगह लेकर आया और फिर मैकाले की अध्यक्षता में 1833 में एक विधि आयोग बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विधि आयोग कब बनाया गया? 1833 में। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट ये कहा गया, इसमें ये प्रावधान किया गया कि कोई भी भारतीय, ठीक है, कोई भी भारतीय धर्म, जाति, नस्ल, रंग, इन सब के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब सबको अवसर दिया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान केवल कागज़ों में ही सिमट कर रह गया, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ थे ये कभी भी भारतीयों को ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। ये इनको लगता था कि भारतीयों को निचले पद पर ही रखो। ठीक है, नेक्स्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी रूप से घोषित कर दिया गया। अब देखिए, गैर कानूनी तो घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। इसको गैर कानूनी घोषित करने के बाद भी 10 साल तक दास प्रथा चलती रही। फिर फाइनली 1843 में जब लॉर्ड एलिनबरो आया तो उसने इसका पूरी तरीके से उन्मूलन किया। तो ये था हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853। अब देखिए, अभी तक क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो क्या करते थे? नियुक्ति करते थे।
ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों की। अब क्या किया गया कि डायरेक्टरों का जो संरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि जो इंग्लैंड में बड़े बड़े परिवार के लोग होते थे उन्हीं को नियुक्त कर देते थे। ठीक है, सबको मौका नहीं मिलता था। तो ये कहा गया कि नियुक्ति के मामले में अब डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। और तो फिर कैसे होगा, कैसे कर्मचारियों की भर्ती होगी? तो कहा गया कि महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। ठीक, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक, जो विधि विशेषज्ञ जोड़ा गया था चौथे सदस्य के रूप में, वो अब पूर्ण सदस्य बन गया। गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य हैं, पूर्ण सदस्य बन गया विधि विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रावधान क्या है कि इसमें प्रशासनिक और विधायी दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब कानून बनाने का काम अलग कर दिया गया और लागू कराने का काम अलग कर दिया गया। तो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, और इन नए पार्षद को क्या कहा गया? इन नए पार्षद को कहा गया विधान पार्षद। क्या कहा गया? विधान पार्षद। ठीक, जो कि कानून बनाने में किसकी हेल्प करते थे? गवर्नर जनरल की। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया के शासन के लिए जो भी अधिनियम पारित किए गए थे उनका ये पूरा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू।